Okay, just confirm whether the sound and the screen are okay for you guys. Yes, sir, clear. Clear, that's great. So we are going to proceed. Lecture is about energy and power. लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ बता रहा था, तो मैं उसको पहले समराइज कर देता हूँ. सो वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर को हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं. काफ़ी डिटेल में जाने की कोशिश हो रही है. वर्क आपने पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया है. वर्क एनर्जी का रिलेशन अभी अपने को देखना है. लास्ट में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कुछ ऐसा था कि फोर्स अगर निकालना होता है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती है, तो इस तरह का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई जी कैप. ये आपको थोड़े से बड़े से टर्म नोटेशंस लग सकते हैं, बट आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिस आप पाओगे कि आप डाइजेस्ट कर जाओगे. नॉट अ बिग डील. डिफरेंशिएशन है, वेक्टर है, दैट्स ऑल. पोटेंशियल एनर्जी के साथ में. एंड फिर आपने इसको एक और भी नोटेशन से डिनोट किया. ये नॉर्मली आपको ये नोटेशन देखने को नहीं मिलेगा अभी आपके लेवल पर, लेकिन ये कुछ और नहीं है, जो ऊपर लिखा गया वही है. सो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ यू. इसके बेसिस पे हम लोगों ने ये पता किया कि कब कंजर्वेटिव होगा नहीं, या फिर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा. दूसरा पॉइंट वहां पे लर्न किया. सो फॉर कंजर्वेटिव आप इस डिटर्मिनेंट को यूज कर सकते हो. और वी हैड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस लास्ट डे. सो मैं जस्ट समराइज कर रहा हूँ कि क्या करना होता है. आप एक डिटर्मिनेंट बनाते हो, उसको ओपन करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, अगर वो जीरो आता है तो कंजर्वेटिव है. सो अपना काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा. क्या ओपन करना होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप, फर्स्ट रो. सेकेंड रो में पार्शियल डेरिवेटिव्स इन ऑर्डर, एक्स वाई जेड ऑर्डर पर. एंड थर्ड रो कैरीज द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस. इसको जीरो आने का. सो ये जो कंडीशन है, ये क्विक कंडीशन है, और इससे हम बता सकते हैं कि कोई गिवन फोर्स या गिवन फील्ड फ्यूचर में चल करके फील्ड आएगा. जैसे कि आप बोलोगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो उसको हम लोग ऐसा लिखा करेंगे. तो फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं, उसको भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं. फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, यहाँ से चेक कर सकते हैं. एनीवे, फील्ड जब आएगा तो आपको बताया जाएगा. अगर ऐसा नहीं आया तो इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव. इसका मतलब यहाँ से हमको क्लियरली पता चलता है. इसके बाद हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में लर्न किया था. इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में. फिर वो नेट का कुछ इशू दिख रहा था. सो इक्विलिब्रियम में अपने को क्या पता चला? स्टेबल चेक करने के लिए अपने को डी यू अपॉन डी एक्स टू निकालना है. एक ही डायरेक्शन में जनरली आपसे पूछेगा. ये अपने लिए कैसा आना चाहिए? ओपनिंग अपवर्ड टाइप का. दैट मीन्स दिस हैज टू बी मिनिमा. दैट मीन्स दिस हैज टू बी पॉजिटिव. चेक कर लीजिए, कुछ ऐसे ही बोला होगा. और अनस्टेबल के लिए यू नीड टू से कि डेल यू अपॉन डेल एक्स टू की जो वैल्यू आनी चाहिए वो नेगेटिव आनी चाहिए. न्यूट्रल के लिए इसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए. और अदरवाइज हम लोग चेक कर सकते हैं सिचुएशंस को देख करके भी. सो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग फोर्स के बारे में भी बात किया था. तो फोर्स को भी हम लोग इसी से रिलेट कर सकते हैं. अगर फोर्स देखना चाहोगे तो डी एफ बाई डी एक्स लिखोगे और वो नेगेटिव आएगा. इस पर फोर्स कुछ बताया होगा, डी एफ अपॉन डी एक्स निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा. अपोजिट होता है क्योंकि एक माइनस साइन होता है, ये माइनस साइन. और इस केस में आपको डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो मिल जाएगी. So this is how we are going to identify that this force is going to be what type, conservative or not. We are able to identify whether it's equilibrium. अगर equilibrium में तो पहला रूल क्या है? फोर्स का जीरो होना. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसमें भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बताया था लास्ट क्लास में. इन पॉइंट्स तक हम लोग पढ़ चुके हैं. इसके आगे आगे आज बढ़ेंगे और कुछ और पॉइंट्स को भी समझेंगे. आपने लिखा does partial derivative show that only one direction is involved? Yes, partial derivative means one variable, and if we are talking about x, y, z components, that means we are talking about one direction. तो अगर आपकी स्टोरी एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो पार्शियल को आप कंप्लीटली से रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो रहा है तो x को अलग, y को अलग, दैट मीन्स उनको पार्शियल के फॉर्म में करना होता है.
ये जो बताया गया है वो एक डायरेक्शन के लिए, केवल एक ही डायरेक्शन में अगर आपकी स्टोरी चल रही है तो आपको ऐसा करना है। मल्टी डायरेक्शन में कैसा होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज होंगी और वो अपने को जरूरत भी नहीं है। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल दैट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट की जो लिखा गया था। सो अगर आपसे ऐसा बोलता है कि अपने को एफ दिया गया, लेट force on an object is, कुछ ऐसा आपको दिया गया है, is given by, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, F is equal to x square minus 3x plus 2 न्यूटन, जहाँ पर x कोऑर्डिनेट बता रहा है और ओरिजिन से उसका रिलेशन है, या फिर लोकेशन बता रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। वो बताएगा x के बारे में। आपसे को पूछता है फाइंड वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x when object is in equilibrium। So, पहला क्वेश्चन ये है कि अपने को x की वो वैल्यूज पता करनी है जिन x के लिए ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पर होने वाला है। इस एग्जांपल से हम लोग आइडिया लर्न करेंगे और फिर उसको जब भी जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। सो एक आंसर x की वैल्यू 3/2 आ रही है। ओके, लेट मी वेट। सो आपको लैंग्वेज पढ़नी है क्वेश्चन की, उसको अप्लाई करना है और कोशिश करनी है। Question is very simple. We need to find values of x when object is in equilibrium. That means we need to find all the values of x for which it can be at equilibrium. Which equilibrium is not stating. That means we need to count all the equilibrium, whatever they are. Okay, so आपको क्या करना है? आपको क्रक्स पॉइंट पता चला। You want it equilibrium, isn't it? So बस उसी पॉइंट को पकड़ लो। वो आप लिखोगे since in equilibrium, और या फिर सोल्यूशन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? बहुत सिंपल कंडीशन होती है फोर्स का जीरो करना। अब देखो, अब में से कई लोगों ने फोर्स को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया है। नो, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि फोर्स को डिफरेंशिएट करके जीरो नहीं करना है। करना क्या है, ये डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। करते कैसे है वो मैनुअल है, लाइक एनीबॉडी कैन डू। सो व्हाट टू डू इज द क्रिटिकल पॉइंट। सो वो लैंग्वेज बताती है। अपने को एक्स की वैल्यू बतानी, इक्विलिब्रियम पर हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स जीरो होना। एज सिंपल एज एनीथिंग। कई लोगों ने करेक्ट भी आंसर दिया था। तो आपको क्या करना है, फोर्स को जीरो करना है। दैट्स सिंपल। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इससे आपको जो भी x मिलेंगे दैट विल बिकम योर आंसर्स फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो फिर आप देखोगे कि इसको कभी ना कभी मैथ्स में पढ़ा होगा। इसके कुछ फैक्टर्स जैसे दिखते हैं, x-2 x-1, ऐसा लिखने से ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो हमको डिलीवर करेगी अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं या फिर x की वैल्यू 2 लेते हैं। तो इसका मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट या पार्टिकल x इक्वल टू 1 पर होगा या फिर x इक्वल टू 2 पर होगा, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? जीरो फोर्स लग रहा होगा। अगर जीरो फोर्स लग रहा होगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर होगा। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन लुक्स फॉर, एंड यू आर आंसरिंग द सेम थिंग दैट क्वेश्चन इज लुकिंग फॉर। गॉट इट? तो ये जो थिंकिंग होती है कि क्या पूछा गया है, उसके आगे हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि हमको क्या आता है, वो एक अलग स्टोरी है। ओवर द टाइम आप एक्यूरेट हो जाओगे 100%। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा पार्ट देता हूँ। तो 1 और 2 सभी ने आइडेंटिफाई कर लिया। इट्स नॉट अ बिग डील। वी गॉट टू नो कि किन किन पॉइंट्स पर ये इक्विलिब्रियम पर होगा। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि अब बताइए, अगर ये दो पॉइंट आपको मिले हैं, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, x इक्वल टू 2 पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ दैट इक्विलिब्रियम इज, दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉइंट। सो लेट्स से कि हमारे पास ये ए क्वेश्चन था। अब बी क्वेश्चन हम यहाँ पे इसी से सब्सिक्वेंट राइज करते हैं।
at x equal to 1, this is equilibrium. What type of equilibrium it is? That's a question. कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो किस टाइप का है, अपने को सिंपली ये बताना है. सो उसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा और चेक करके फिर आंसर देना पड़ेगा. सो कैसे आंसर करना है? अब ये डिसीजन के लिए जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास का लास्ट एस्पेक्ट था, वो इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि हम स्टेबल कैसे डिटरमाइन करें, अनस्टेबल कैसे डिटरमाइन करें. सो वी गॉट आइडिया कि हमको df by dx चाहिए. तो सबसे पहले हम df by dx निकालेंगे और जो df by dx आएगा उसकी इसको पहले डिफरेंशिएट करो. जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2x - 3. ये आपका df by dx हो गया. अब आप df by dx की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर पता करना चाहोगे. सो एट x इक्वल टू 1 df by dx की जो वैल्यू अपने पास आने वाली है दैट्स गोइंग टू बी 2 into 1 - 3 दैट इज -1. सो अपने को ये पता चला कि जो df by dx निकल करके आया ये नेगेटिव आ गया कुछ पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम फोकस कर रहे थे. तो इस पॉइंट पर x इक्वल टू 1 पर अब देखो x इक्वल टू 1 पर f 0 है, लेकिन df by dx 0 नहीं है. df by df इज नेगेटिव. सो x पॉइंट पर अपने को जो कंडीशन मिल रही है, आप यहाँ पे देखो, फोर्स तो 0 मिल रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम, और उसका डिफरेंशिएशन फोर्स का किया है, पोटेंशियल का नहीं किया है. पोटेंशियल एनर्जी होती तो फिर उसके अकॉर्डिंग डील करते. सो ये नेगेटिव कैटेगरी में आया है, इसका मतलब स्टेबल हमारा आंसर हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट कि अपन कौन से इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है. और आपको एक और बात बताता मैं, जो आपको अब में से कई लोगों को डाउट था पहले कि अगर f 0 है किसी पॉइंट पर तो क्या df by dx भी 0 आएगा. तो किसी पॉइंट पर अगर f 0 है तो df by dx 0 नहीं भी होता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पर है, हमेशा f 0 नहीं है. उस पॉइंट पर स्लोप आती है, बिल्कुल आती है. ग्राफ बना करके भी चेक कर सकते हैं. तो जितना भी मैथ्स आप जानते हो सब लगा सकते हो. पॉइंट इज कि स्टेबल आ जाएगा. तो आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि अगर एक फोर्स ऐसा दिया गया तो बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलेगी. तो हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम x इक्वल टू 1 पर मिलेगी, क्योंकि वो हमने जस्टिफाई कर लिया है. अब हमको 2 पर चेक करना है. अगर 2 पर स्टेबल आएगा तो उसको भी काउंट करेंगे, अनस्टेबल आएगा तो अनस्टेबल बोलेंगे, न्यूट्रल आएगा तो न्यूट्रल बोलेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट इज टू चेक एट x इक्वल टू 2. कैन यू चेक फॉर x इक्वल टू 2. ये दूसरा इक्विलिब्रियम है. At x equal to 2, what type of equilibrium you are going to achieve? So you people say it's unstable. Let's check and verify. So check करने के लिए क्या करने का, df by dx आपके पास ऑलरेडी है और इसी df by dx की वैल्यू निकालनी है at x equal to 2 पर. x equal to 2 रखोगे तो df by dx की वैल्यू आपको मिलने वाली है how much? 2 into 2 that is 4 minus 3 that is 1. Basically positive. Since ये positive आया, now go for your rules and check कि positive का मतलब क्या होता है. So positive का मतलब होता है unstable. तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. सो वी आर एबल टू डिसाइड कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है. यू पीपल गिव करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट मी आस्क द लास्ट, बी डी. At x equal to 3, what type of equilibrium it is? ऑप्शन है स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, नन.
Well, I expect you guys to pay attention. Isn't it like कि हम लोग मोमेंटम में आ जाए और इनर्शिया में आगे बढ़ते रहे. आपको बोलना होगा कि x इक्वल टू 3 तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है. टाइप की बात तो आप छोड़ ही दीजिए. x इक्वल टू 3 इज नॉट द इक्विलिब्रियम बिकॉज इक्विलिब्रियम के लिए तो केवल 2 ही पॉइंट्स है अपने पास. So any number other than 1 and 2, they are not the part of equilibrium. So we can't say, so their categorization is illogical. Yes, so our answer should be x equal to 3 is not an equilibrium. Forget about stable and unstable. So वो मैंने सिंपली इसलिए लिखा ताकि आप फ्लो में आंसर देने में तो इन्वॉल्व नहीं है, आप समझ भी रहे. तो आपको समझना है नॉट एन इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम होना पहली कंडीशन है स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल बोलने से पहले. करेक्ट. सो नन आप बोलेंगे या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम नहीं है. गॉट इट. सो पॉइंट इज कि फोर्स को जीरो करने से इक्विलिब्रियम्स मिलते हैं. उन्हीं इक्विलिब्रियम्स को हम स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या चल रहा है, कौन सी कंडीशन है. सो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार फिर से देखेंगे और एग्जाम में आप आएगा तो सॉल्व कर लेंगे. लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉड्यूल डिस्कशन किया था 40 से लेकर के कुछ 60 टाइप्स तक क्वेश्चन तक. उसके आगे के जो क्वेश्चंस थे 60 ऑनवर्ड 61 एंड ऑनवर्ड्स व्हाटएवर 5-6 क्वेश्चंस रहे होंगे, उनको आप ट्राई कीजिए. यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, अनइक्विलिब्रियम होगा, पोटेंशियल्स होंगे, ग्राफ होंगे, उनको रिलेट करना होगा. So we have done a lot more about this work and energy and force and their relations. Now we are going to move further. आपने लिखा है are we going to spend some time of potential energy and displacement curves? Yeah, we will be doing that too because that's also important. Potential energy displacement. Basically हम लोग अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं. So वो भी हो जाएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है. अच्छा वो आपने वो रेज किया पॉइंट. सो कई बार क्या करता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपको दे देगा डिस्टेंस के साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में और समथिंग लाइक दैट. क्या मीनिंग होता है और किस तरह से वर्क करता है मैं बताता हूँ आपको. लेट्स ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये आर. बेसिकली यू एज अ फंक्शन ऑफ आर और एक्स और व्हाटएवर, और आपको कुछ कर्व बता करके बोलेगा. सो वी नीड टू से समथिंग अबाउट दोस ग्राफ्स. कई बार वो ग्राफ आपसे ड्रॉ करवाएगा, कई बार ग्राफ दे करके आपसे उसके बारे में पूछेगा. सो लेट्स से मैं एक ग्राफ आपके लिए बना के देता हूं और कुछ क्वेश्चंस वहां पर रेज करता है. लेट्स से ग्राफ कुछ ऐसा मैंने बनाया है, जस्ट एक रैंडम ग्राफ है. कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट के उनको मैं हाईलाइट करता हूँ. जैसे ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस गोइंग टू बी पॉइंट सी, दिस पॉइंट लेट्स से डी, और इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करें. इसके अलावा और भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो भी हम लोग रीड कर पाएंगे. So we need to say something for this. So ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, for a particle its potential energy versus distance or displacement curve is shown. तो किसी रीजन में एक पार्टिकल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी गोज लाइक दिस. अपने को पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनके बारे में बताना है. सो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, फाइंड आउट ऑफ द गिवन पॉइंट्स, ऑफ कोर्स ए बी सी डी में से फाइंड पॉइंट्स और पॉइंट जितने भी ऑप्शंस आपको मिले वेयर पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. ध्यान से आंसर देना है और जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है मैथ्स फिजिक्स, उसके बेसिस पे आप जरूर आंसर दे पाओगे.
So we need to identify those points where you will achieve where you will achieve equilibrium condition for the particle. That means you will find the force is going to be 0. So you will say कि condition से start करते हैं. What the condition is? Since we want equilibrium, that means we want force to be 0. That means we want du by dx to be 0 or dr to be 0, because force is equal to minus du upon dr. इसका मतलब है बेसिकली अपने को du upon dr को 0 करना है. As simple as anything, isn't it? Now du upon dr is what? We know u versus r ग्राफ में ये स्लोप होता है. तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जहां पर स्लोप 0 हो जाए वही पॉइंट हमारे इक्विलिब्रियम के रहे होंगे. सो आप देखोगे कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव हो जाता है. सो इसके बाद यहाँ स्लोप पॉजिटिव, यहाँ स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा. यू कैन थिंक ऑफ बी पॉइंट पर टेंजेंट और डी पॉइंट पर टेंजेंट 0 स्लोप के आएंगे. इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट आने वाले हैं वो बी पॉइंट और डी पॉइंट आने वाले हैं. राइटली आइडेंटिफाइड. गुड. So B and D are those points where the particle is going to be at a stable equilibrium. Sorry, equilibrium. अभी stable वाली बात नहीं है, equilibrium की बात है. दूसरा, identify stable and unstable equilibrium. न्यूट्रल दिख नहीं रहा है इसलिए हमने न्यूट्रल बोला नहीं. न्यूट्रल भी पूछा जा सकता है. सो कौन सा हमारे लिए स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, वो अपने को पता करना है. तो हमारे पास कई सारे लॉजिक्स है, उनको हम लोग देख सकते हैं और उसके बेसिस पे अपना आंसर दे सकते हैं. स्टेबल आप बी को बोल रहे हो, अनस्टेबल डी को बोल रहे हो. तो जो भी इक्विलिब्रियम्स आएंगे वो बी और डी में से ही आएंगे. ए और सी तो आने से रहा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम ही नहीं था. फिर स्टेबल कैसे चेक करेंगे, अनस्टेबल कैसे चेक करेंगे? तो कई तरीके अपने पास चेक करने के. एक तो डबल डिफरेंशिएशन. तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हो तो कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन बदलता है. हम लोगों ने ऐसी बात की हुई कि अगर ग्राफ हमारा ऐसा जा रहा है, इसका मतलब होता है इस पॉइंट पर, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है. ग्राफ कभी हमारा ऐसा जा रहा होता है तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पॉइंट पर इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है. ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा आंसर देने में. सो कैन यू सी फ्रॉम द फिगर कि ये बेसिकली बी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है और ये बेसिकली डी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है. सो बी पॉइंट में इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और वही हमारे लिए तो कंडीशन भी होती है. तो ये जो कंडीशन होती है स्टेबल की होती है और ये जो कंडीशन है वो अनस्टेबल की होती है. नो, इट्स डन. यू जस्ट लुक एट द शेप एंड यू कैन आंसर. सो आप बोलोगे कि जो बी दिखा वो स्टेबल था, जो डी है वो अनस्टेबल है. वी कैन आइडेंटिफाई इन दिस मैनर. आप लोगों ने बहुत करेक्ट आंसर दिया. आई मीन परफेक्टली करेक्ट दिया. मोरओवर हम लोग वैसे भी जानते हैं कि स्टेबल का मतलब होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. यू सी कि ये मिनिमा है तो यहाँ पर यू मिनिमम आ रहा है. ये मैक्सिमा है तो यहाँ पर यू मैक्सिमम आ रहा है. लोकल मैक्सिमा अपनी आसपास में मैक्सिमा है. उससे बड़ा नंबर यहाँ मिल सकता है. वी नीड नॉट टू वरी, वी नीड टू से कि अपने लोकेलिटी में वो मैक्सिमा है. सो ये मैक्सिमा है, इसका मतलब अनस्टेबल है. ये मिनिमा है, इसका मतलब स्टेबल है. तो जो हम लोगों ने लाइंस लिखी थी लास्ट लेक्चर में उसको भी याद रख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से हम पता कर सकते हैं. तो कई बार वो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देगा, कई बार फोर्स का ग्राफ देगा. सो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, लिखा हुआ है, इसी को आपको रिलेट करना है. आप जानते हो स्लोप कैसे मेजर करते हैं, आप जानते हो डबल डेरिवेटिव कैसे मेजर करते हैं. तो दोनों के पॉइंट को यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं. और यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे तो ये पहले स्लोप नेगेटिव थी, बाद में पॉजिटिव हो गई है. इसका मतलब हुआ कि इसमें फोर्स पहले नेगेटिव डायरेक्शन, अच्छा
आप देखो कैसे रिलेट करोगे कि ये स्टेबल है। अगर कई फोर्स के टर्म में रिलेट करना हो, लेट से आपका पार्टिकल बी पर था, है ना, और पार्टिकल पर आप फोर्स पढ़ना चाह रहे थे, फोर्स के टर्म में लर्न करना चाह रहे थे, तो बी के जस्ट पहले अगर पार्टिकल इधर कहीं होता तो फोर्स कैसा लगता? ये स्लोप से निकलता, नेगेटिव ऑफ द स्लोप करना होता है। नेगेटिव ऑफ द स्लोप करने का मतलब हुआ ये स्लोप हमारी खुद से नेगेटिव है, फोर्स की वैल्यू नेगेटिव ऑफ द स्लोप होती है। सो नेगेटिव ऑफ दिस नेगेटिव स्लोप विल बिकम पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर आप पार्टिकल को यहां लेके आते हो बी के लेफ्ट में, तो इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर इस पार्टिकल को थोड़ा सा आगे ले जाते हो, दैट मीन्स इधर बी के उस साइड, राइट साइड, तो उस समय फोर्स कैसा लगेगा वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस जोन पे जब आप पहुंचोगे तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। नाउ यू सी कि इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर फोर्स जीरो था। बी से अगर हम लेफ्ट वर्ड गए तो फोर्स राइट वर्ड है, राइट वर्ड गए तो फोर्स लेफ्ट वर्ड है। मींस व्हाट? फोर्स आपको चाहता है कि ये पार्टिकल जहां पर है वहीं पर रहे, इट शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय डिस्टर्बिंग। करेक्ट? इसका मतलब किस तरह की कंडीशन है? स्टेबल कंडीशन है। तो हम इस तरह से फोर्स से, ग्राफ को फोर्स से भी लिंक कर सकते हैं कि बी के इधर आओगे तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, बी के इधर जाओगे फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब वो स्टेबल है। नाउ यू कैन चेक फॉर द डी बाय यूजिंग द सेम लॉजिक, दैट मींस स्लोप ऑफ दिस ग्राफ and then putting the minus to get the force, and then deciding the direction of force, and then seeing whether it's to get disturbed or whether it is going to return back to the same position. यहाँ पर आप पाओगे कि फोर्सेस अलग अलग मिलेंगे। कैन यू जस्टिफाई? डी पर फोर्स जीरो है, डी के इधर आएंगे, स्लोप कैसा जा रहा है? पॉजिटिव, तो फोर्स नेगेटिव आएगा, दैट मींस फोर्स इधर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर आप डी के इस साइड जाओगे तो स्लोप आपको नेगेटिव मिल रहा है, फोर्स पॉजिटिव जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आपने डी और डी पर फोर्स जीरो है, सो डी के राइट साइड जाते हो तो राइट साइड फोर्स आता है, लेफ्ट साइड जाते हो लेफ्ट साइड आता है, इसका मतलब अनस्टेबल है। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस जस्ट सिंपली बिकॉज, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन देगा जहां पर अपने को इस तरह के इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाएगी। न्यूमेरिकली हैंडल नहीं हो रहा होगा तो फिर हम लोग कॉन्सेप्चुअली उसको हैंडल करेंगे, और अगर न्यूमेरिकली हैंडल हो रहा है सो दैट्स वेरी इजी थिंग। जैसे कि अपने प्रीवियस एग्जांपल में, इफ यू रिमेंबर, प्रीवियस एग्जांपल में सारा कुछ न्यूमेरिकल हैंडल किया था। एक्स की वैल्यू 1 थी, देन देखा कि -1 आया, निगेटिव हो गया, जमता है, पॉजिटिव हो गया, कंक्लूजन बनता है। और क्वालिटेटिव जाना होगा, डिस्कशन बेस्ड जाना होगा, तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन करके बता सकते हैं। सो अपने पास कई सारे तरीके हैं। फोर्स को जज कर सकते हैं, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन को चेक कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम को चेक कर सकते हैं। और आप देखोगे सभी अगर मैच करते हुए नजर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि यस आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। सो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट। कई बार ये पोटेंशियल ना बना करके फोर्स बनाएगा, तो अपने को फोर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन और व्हाटएवर रिक्वायर्ड वी कैन डू दैट, क्योंकि ग्राफ के बारे में बेसिक आइडियाज अपने पास एग्जिस्ट करते हैं। Now let's move towards the most important aspect of this chapter that is going to be with you for all the time of the physics. That's called mechanical energy conservation, और उससे भी broader work energy theorem. Work energy theorem. ये जो work energy theorem है, that's very powerful and it's going to be applicable in most of the cases. Almost in every chapter you'll find it. Somewhere or other we are going to use this. So it's like work energy theorem. That means हम लोग वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब एक थ्योरम के बारे में पढ़ना है जो दोनों को आपस में लिंक करने वाला है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप चाहोगे तो उसका प्रूफ भी हम लोग देख लेंगे इफ यू वांट, अदरवाइज उसके एप्लीकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। Okay, so what it says, if I need to put it in simplest language, तो simplest language कुछ ऐसा बन सकता है कि हाँ, अपने पास कोई भी सिस्टम होगा, नो मैटर व्हाट द सिस्टम वी चूज, क्योंकि हम लोगों ने एनएलएम में लर्न किया कि पहले हम लोग सिस्टम बनाते हैं, पहले सिस्टम डिसाइड करते हैं, उस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उस पर फोर्सेस लगाते हैं, उसके डिस्प्लेसमेंट्स मेजर करते हैं, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर कर लिए तो उसका वर्क डन पता कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं। जो भी हमारा सिस्टम है, सिस्टम कैन बी अ सिंगल पार्टिकल और मे बी पार्ट ऑफ एनी बिग सिस्टम और एनीथिंग।
उस सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स का अगर हम वर्क डन निकालें और काइनेटिक एनर्जी निकालें तो हम ऐसा लिखता है फॉर अ सिस्टम work done by all forces is equal to change in kinetic energy of the system. So that's a statement of work energy theorem. It simply says कि work done by all the forces acting on the system will give you the change in kinetic energy of the system. So basically energy में हम लोग kinetic energy को use कर रहे हैं, work को use कर रहे हैं, work और kinetic energy का relation है. Now work done या change in kinetic energy एक स्टेट पे नहीं आएगा, दो स्टेट पे आएगा, क्योंकि अगर एक स्टेट पर या किसी एक इंस्टेंट पर आप देखोगे तो उसके पास एक ही काइनेटिक एनर्जी होगी. इन केस यू वांट टू चेंज और वांट टू फाइंड आउट चेंज, तो आपको क्या करना होगा, एक इनिशियल लेना पड़ेगा, एक फाइनल लेना पड़ेगा, या फिर एक वन पोजीशन लेना पड़ेगा सिचुएशन, एक दूसरा सिचुएशन लेना पड़ेगा, तभी ऐसा कर सकते हो. मोर ओवर वर्क डन निकालने के लिए भी आपको एक इंस्टेंट से काम नहीं चलता है कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, फाइनली पार्टिकल कहाँ गया, किस पाथ से गया, वो सारी चीजें मैटर करती हैं. सो बेसिकली देयर हैज टू बी अ प्रोसेस. Process means particle या system has to start from some particular condition, has to go at some another condition, और उस ट्रांजिशन में कितना वर्क डन हुआ सभी फोर्सेस का वो निकालने का, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो निकालने का, दोनों को बराबर कर सकते हैं. सो बेसिकली अपने पास कुछ ऐसा होगा कि सिस्टम वन से, अगर अपने पास ये कोई सिस्टम है, मैं एक बहुत जनरल वे पे बनाता है, इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा और ये वन स्टेट से सेकंड स्टेट पे जाता है. सो ये पोजीशन वन, ये पोजीशन टू. सो अपने को क्या लिखना होगा कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग ऐसा लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी है बिटवीन वन एंड टू सिचुएशन, या पोजीशन वन, पोजीशन टू, टू, और आप ऐसा बोल सकते हो इनिशियल कंडीशन टू फाइनल कंडीशन, और जो भी आप लिखना चाहो. सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का मतलब हुआ कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस जो भी लग रहे होंगे. पोजीशन प्रोसेस क्या है, वन से टू जाना है आपको. सो इस वन से टू जाने पर सभी फोर्सेस का वर्क डन कितना रहा, दिस मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टू सिचुएशन माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट सिचुएशन. तो जो काइनेटिक एनर्जी निकालना है वो इनिशियली और फाइनली लेना है, क्योंकि चेंज निकालना है, बीच में कोई काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं करनी है, नो मैटर कैसे वो चेंज हुई. वर्क डन निकालने के लिए मैटर करेगा कि इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था. कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनका वर्क डन इनिशियल और फाइनल लोकेशन पे ही डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जैसे ग्रेविटी हो गया, स्प्रिंग हो गया. कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया. तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से फोर्सेस हैं, अपने को उसका वर्क डन निकालना पड़ेगा. सो वर्क डन अपने को सभी का लगेगा, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, कोई भी फोर्स क्यों ना हो, ऑल द फोर्सेस वर्क डन इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस या नेट वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो दैट्स अ स्टेटमेंट फॉर और ऑफ work energy theorem. Now you'll find this going to be very powerful. It can be applied in all cases without having any exception. और जो कंडीशन या कॉन्सेप्ट हमेशा लगता है बिना कंडीशन के, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो ये तो लगा ही सकते हैं. एग्जाम्पल्स एक दो लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे और अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है, अगला हम लोग पढ़ेंगे, वो इसका एक छोटा सा पार्ट है जो आपने पहले पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, कांस्टेंट रहता है दोनों का सम, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो अपने 10th में लगाते रहो. दिस इज मोर ब्रॉडर. और वो जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला स्टफ है, उसके लिए कंडीशन की जरूरत पड़ती है. तो मैं एक बहुत चाइल्डिश क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन से पिक करता हूँ, और जिसका आंसर आप पहले से भी जानते हो, आपके पास और भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं उसको सॉल्व करने का, लेकिन हम लोग वर्क एनर्जी लगाना चाहेंगे. लेट्स से कि आपको ऐसा बताया गया कि ये ग्राउंड है और आपसे ऐसा बोला जाता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इसको h हाइट से रिलीज किया गया है. आपसे पूछा जाता है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी.
So question is find speed or velocity of particle of mass m when it is about to hit the ground if it was released from h height. सो h हाइट से आपने उसको रिलीज किया है और ग्राउंड पे जाने पर जब हिट करेगा तो कितना वेलोसिटी लेके चलेगा। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन के आंसर हम n नंबर ऑफ तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स आ रहे हैं और आप ऑलरेडी कैसे जानते हो, तो काइनेमेटिक्स को आप यूज करके इसका आंसर दे सकते हो। सो काइनेमेटिक्स मेथड, जस्ट टू रिकॉल यू, काइनेमेटिक्स हम लोग जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है, 0, और आपको डिस्प्लेसमेंट कितना जाना है, डिस्प्लेसमेंट दैट हैज टू बी कवर्ड इज h। मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ सो दैट सभी चीजें पॉजिटिव लगेंगी अपने को। आप ऊपर को लोगे तो फिर नेगेटिव लगाओगे। आपको पता है g भी नीचे होता है, सो a की वैल्यू आप g लगाते हो और अपने को v पता करना है। देन यू से कि कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है तो v स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस है तो आप इसको लगा सकते हो। सो फाइनल वेलोसिटी अपने को पता करना होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है 2gh, so v की वैल्यू अंडर रूट 2gh आ जाती है। So we know the answer. We have one method to solve it. Root 2gh, perfect answer. Now we want to apply the energy conservation or energy method or work energy method. इसको हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर लेंगे एक लाइन में। आप बोलोगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चलेगी, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगली लाइन में आपको v की वैल्यू अंडर रूट 2gh मिल जाएगी। सो ये भी हम लोग यूज कर लेते हैं, उसको भी आपको लर्न करना है और उससे भी ज्यादा जनरल चीज जो है, पॉइंट जो है उसको लर्न कर रहे हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कैसे लगाएंगे वो आप समझते हैं। प्रोसेस, सॉल्विंग मेथड। अब देखोगे इसको बोलोगे ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है। सिस्टम क्या है, पहला सिस्टम डिसाइड करेंगे। सिस्टम इज सिंपली दिस पार्टिकल, नथिंग एल्स। इसके बाद ये सिस्टम हमारा वन कंडीशन से टू लोकेशन पे गया, सो हम बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड बिटवीन पोजीशंस और सिचुएशन 1 and 2। आप प्रॉपर लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। सो अपना स्टेटमेंट जाएगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Now we need to identify by drawing a BD what are the forces are going to act on this particle during this motion। तो आपको पता चलेगा कि इसके ड्यूरिंग मोशन में इसके पास केवल एक ही फोर्स था, ग्रेविटी, दैट्स ऑल, नथिंग, बिकॉज इट इज नॉट इन एनी कांटेक्ट। सो ऑल वर्क डन में बेसिकली वर्क डन बाय ग्रेविटी आया हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी फाइनली दैट मींस टू लोकेशन का माइनस काइनेटिक एनर्जी वन लोकेशन का। जब वन लोकेशन से टू लोकेशन पर आता है तो ग्रेविटी कितना वर्क करता है ये अपने को जानने का, उसमें वर्क डन कैलकुलेशन का नॉलेज आपका लगेगा जो आपने सीखा है। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और फोर्स इज अ कांस्टेंट, देन यू नो कि ये mgh प्लस माइनस में होता है, तो यहाँ पर आएगा प्लस mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m रेस्ट स्क्वायर। सो दिस विल गिव अस रिलेशन की जो m से m कैंसिल हो गया, gh की जो वैल्यू आ रही है वो v स्क्वायर बाई 2 आ रही है। सो v की वैल्यू अंडर रूट 2gh आ रही है। नाउ आंसर इज इंपॉर्टेंट, but the way we are using this work energy method or work energy theorem is the most important to learn। हमारा आंसर यहाँ से भी वही आ रहा है, हम काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं और भी अपने पास तरीके हो सकते हैं। सो पॉइंट इज टू डू वन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू गेट सेवरल मेथड। दूसरे टर्म में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेमेटिक्स था हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली इसी चीज को अलग तरीके से लिख रहा है, लिखने का स्टाइल बदला हुआ है, स्टोरी वही है। सो कहते हैं कि जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है ये इट्स नॉट अ न्यू स्टोरी ऑल टुगेदर, इट्स जस्ट ओल्ड स्टोरी स्टेटेड इन अ डिफरेंट फैशन।
तो फैशन बदल दिया है लेकिन कहानी वही है। और लेकिन ये जो फैशन है ना, ये कई बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इस तरह से कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है और ये हमको बहुत आसानी से आंसर दे देगा। ऑफ कोर्स मेथड हमारे पास दोनों अवेलेबल रहेंगे किसी भी स्टेज पर। कौन सा इजी पड़ेगा वो आपकी चॉइस है, आप किसको यूज करना चाहते हो उसको यूज कर सकते हो। नाउ अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें आप देखोगे काइनेमेटिक्स एनएलएम लगा करके सॉल्व करना आपके लिए चैलेंजिंग जाएगा। हो सकता है ये आपके लिए आसान हो जाए और इसको लर्न करना भी सीखेंगे, कई जगह पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल के साथ साथ रिजल्ट भी है। मैं एक मिनट वेट करूंगा कि आप क्या रिस्पॉन्स करते हैं सो दैट कि आपका ब्रेन का भी टेस्टिंग हो जाए जितना आप एब्जॉर्व कर रहे हो। ऐसा बोलेगा कि आपके पास एक स्प्रिंग थी और उस पर एक ब्लॉक को हैंग कराया हमने। वी हैंग द ब्लॉक ऑन दिस स्प्रिंग एंड वी केप्ट द स्प्रिंग ऑन रिलैक्स कंडीशन। इसका के है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास है। द सिचुएशन दैट इट वाज इन, ये रिलैक्स पर था, नेचुरल लिम्प पे था, रिलैक्स पे था। दैट मीन्स स्प्रिंग में एलोंगेशन नहीं था। आपने इसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इसको रिलीज कर दिया। जब आप रिलीज करोगे तो आप पाओगे कि ये यहीं स्टे नहीं करेगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स दे नहीं रहा है, ग्रेविटी फोर्स लगाएगा तो नीचे जाएगा। सो माय क्वेश्चन गोज लाइक दिस, फाइंड maximum downwards displacement of block if it is released from given position or situation. सो आपको एक सिचुएशन दिया गया रिलैक्स कंडीशन वाला, उसको आप रिलीज करते हो, रिलीज करोगे तो ये नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा मैक्सिमम, वो अपने को पता करना है। यू आर गेटिंग 1 मिनट टू ट्राई। आपके पास काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, डब्ल्यूईपी है और इनमें से आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। ऑफ कोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, सो आई विल एडवोकेट फॉर दैट थिंग। ओके, आपने कुछ लिखा है, इज दिस डब्ल्यूटी मेथड मोर फंडामेंटल देन काइनेमेटिक मेथड बिकॉज डब्ल्यूटी इन्वॉल्व्स एनर्जी व्हिच इज यूनिवर्सल। दोनों फंडामेंटल हैं। अगर फंडामेंटल की बात करें, बोथ आर फंडामेंटल। बस ये एनर्जी के टर्म में बात करता है, वो फोर्स के टर्म में बात करता है। हाँ, अगर हम पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें तो एनर्जी ज्यादा पॉपुलर होती है इन ओवरऑल सेंस। सो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक आंसर आ रहा है रूट 2f by k. What is f? No, answer has to be come in terms of kmg because g is known और km अपने को known है। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नहीं बताना है। और डिस्प्लेसमेंट की अपने को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, क्योंकि जब आप यहाँ से रिलीज करोगे तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है वो पता करना है। एनीवे, मैं सॉल्व करता हूँ। आपने ट्राई किया था स्कोर। अच्छा, एफ की वैल्यू एम जी आपने रखा था, 2mg बाई के रूट में बोल रहा हूँ, मे बी चेक करना पड़ेगा। ओके, लेट मी स्टेट कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी लोग भी ट्राई करो, सभी लोग, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तो उससे ट्राई करते हो ना तो आपका ब्रेन थोड़ा सा फास्ट चलता है, तो फिर ये चीजें रिकॉल आती है कि अभी मैंने क्या पढ़ा था। सेंस ऑफ फोकसनेस बढ़ा रहता है। अदरवाइज मैं तो आपको एक लाइन में सॉल्व करके आंसर बताता और आगे बढ़ता, दैट वोंट हेल्प मच। एक आंसर 2mg बाई के आ रहा है और दूसरा आंसर रूट 2mg बाई के आ रहा है। ओके,
सो लेट्स सी कि किस तरह से हमारे पास ये जो वर्क एनर्जी का मेथड आया हुआ है कितना इंपॉर्टेंट और कितना लाइफ को इजी बनाने वाला बनने वाला है। जब आपने यहाँ पे रिलीज किया तो इसकी लेट्स से हमारे पास सिचुएशन 1 है, तो क्या 1 पॉइंट की वेलोसिटी अपने को पता है? यस, पार्टिकल अपना सिस्टम में हम लोग पार्टिकल पकड़ लेते हैं। सो पार्टिकल अपना सिस्टम है, पार्टिकल के बारे में देखना है। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। व्हेन इट इज गोइंग टू गो डाउन, जाएगा जाएगा अपने को पता नहीं कहाँ जाएगा। लेट्स से अपने को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जाने के बाद अब नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब है दिस इज द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वी आर लुकिंग फॉर, एक्स या एक्स नॉट या जो भी नाम देना चाहो। अगर ये पार्टिकल ब्लॉक और वट एवर इट इज अगर इसके नीचे नहीं जाता है, इसका मतलब है कि दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसका मतलब है यहाँ पर ये स्टॉप करेगा और इसके बाद फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग है ऊपर नीचे जाता रहेगा। सो अल्टीमेटली आकर के कहीं और स्टॉप करेगा। अल्टीमेटली यहाँ पे नहीं रुकेगा, अल्टीमेटली कहीं और रुकेगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है जब ये ऊपर नीचे कर रहा होगा, और इस पॉइंट को हम 2 बोलेंगे। और यहाँ पर भी वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटरली रेस्ट पर आया होगा फिर लौटा होगा। सो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी। सो इसकी वेलोसिटी कैसे जाएगी? पहले इंक्रीज करेगी एक पर्टिकुलर लेवल तक मैक्सिमम हो जाएगी, और ये वो पर्टिकुलर लेवल होगा जहाँ फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया होगा। तो इसका मतलब पहले एक्सेलरेशन इधर लगा था, इसके बाद इफेक्टिव इधर लगेगा, तो रिटार्ड होता हुआ यहाँ पर 0 वेलोसिटी आएगी। फिर ऊपर जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर 0 वेलोसिटी, फिर इसी को रिपीट करेगा। ऐसा हमेशा के लिए रिपीट करता रहेगा। सो अगर इन सिचुएशंस को, बीच की सिचुएशंस पे हम फोकस ना भी करें तो चलेगा। तो हमारे पास एक ये लोकेशन है, दूसरा ये लोकेशन है। क्या इन 2 लोकेशन में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाएंगे। सो ये से वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन लोकेशन 1 एंड लोकेशन 2। सो 1 और 2 लोकेशन में जाने के लिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस लगेंगे, ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस लगेंगे और उनका वर्क डन। सो विल फाइंड कि ब्लॉक पर एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, ब्लॉक पर एक स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा, और काइनेटिक एनर्जी फाइनली लिखनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली लिखनी होगी। नाउ जब अब यहाँ से यहाँ तक आओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना लगा होगा? तो आप जानते हो डाउन साइड जाता है तो प्लस एम जी एच। सो प्लस एम जी एच, एच को आपने एक्स नॉट बोला या एक्स बोला है तो लेट इट बी एक्स। स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा? कैन वी थिंक ऑफ कि स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा? तो आप रियलाइज करोगे कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया तो इस पूरे प्रोसेस में स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा था, ये रिलैक्स कंडीशन थी इसकी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन, इसका स्प्रिंग का फोर्स 0 था, बाद में फोर्स ऊपर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहे हैं। सो इसलिए कि मीन पोजीशन से या फिर रिलैक्स पोजीशन से चल रहा है, तुमको पता होता है नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में कितना आएगा? -12 k x नॉट स्क्वायर आएगा। दैट्स वर्क डन बाय स्प्रिंग, अपने को वो भी याद रखना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। नेक्स्ट लाइन विल हेल्प यू टू आंसर। सो अपने को पता चल गया कि अपने पास आ रहा है एम जी एक्स नॉट, या फिर आप एक काम करो कि यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट को कॉमन ले लो। The way you want, you can solve it. It's up to you now. mg minus kx naught by 2 must be equal to 0. अच्छा, इससे 2 रिजल्ट आएंगे, या तो x नॉट को 0 होना पड़ेगा या फिर x नॉट को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स x नॉट 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे जाएगा, तुमको मैक्सिमम वाला चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों देगा अपने को, या फिर जो भी है ऐसा वाला आपको मैक्सिमम चाहिए तो नॉन जीरो चाहिए, दैट्स डन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, कैन वी से कि mg minus kx naught by 2 must be equal to 0. That means how much x max is going to be? Is going to be like twice mg by k. Now you can remember as a result, तो जब कभी किसी भी स्प्रिंग पर उसकी रिलैक्स कंडीशन में कोई भी फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा ना F, वो बेसिकली mg है। तो अगर हम mg ना लिख करके कोई F फोर्स लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2F by k। अगर mg है तो 2mg by k। कांस्टेंट फोर्स लगाने से वो कितना इलोंगेट होता है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। elongation is going to be 2mg by k। लोगों ने फाइनली 2mg by k आंसर दिया, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ।
जब ये ऊपर नीचे चल रहा होगा तो इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेट्स से इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स का जीरो होना, दैट मींस एक्सेलरेशन का जीरो होना। तो वेलोसिटी मैक्स आती है, नेट फोर्स जीरो आएगा। सो यहाँ पर जब पार्टिकल जा रहा होगा या फिर नीचे या फिर ऊपर, सो इट विल बी हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी। और अगर आपसे पूछता है कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है वो आप जानते हो, अभी हम लोगों ने काफी बातें की उसके बारे में। तो जब यहाँ पर ब्लॉक रहा होगा तो उस पर लगने वाले फोर्स, इफ यू रिकॉल, एक mg लगेगा, दूसरा kx लगेगा। और आप पाओगे कि kx की वैल्यू mg के बराबर आनी चाहिए। तो kx और mg को जब आप बराबर करोगे तो अपने को इलॉन्गेशन पता चल जाएगा। ये mg है, लेट्स से ये kx1 है। सो कैन बी से x1 की वैल्यू mg by k आ जाएगी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, वो बनेगा अपने लिए mg by k। टोटल कितना है? 2mg by k। इसका मतलब नीचे वाला भी बनेगा हमारे लिए mg by k। इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। इसका मतलब है ये जो आप ब्लॉक रिलीज करते हो, ये एडिशनल पॉइंट मैंने बताया, रिलीज करने के बाद ये कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा? 2mg by k। उसके एग्जैक्टली बीच में उसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन लाई करेगी। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन के जितना ऊपर जाता है उतना नीचे जाता है, और ऊपर नीचे चलता रहता है। आगे चलकर हम देखेंगे, इसको SHM नाम देते हैं, और उस SHM के लिए एम्पलीट्यूड का काम करता है। फिर हम टाइम पीरियड भी निकालते हैं, एनर्जीज भी निकालते हैं, और बहुत सारी कहानी कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ये मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम 1 और मिड लोकेशन पे लगा दीजिए, तो वहां से अपने को V मैक्स निकल आएगा, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी 2 बन जाएगा, तो वो भी निकाली जा सकती है। सो अगर आप इतना समझ पा रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जा सकता है और इसके एप्लीकेशन। Y was different in K0, I didn't get. Y was, आपने क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी 0 और समथिंग लाइक, आप पूछना चाह रहे हो? अच्छा, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी 0, ओके। ये टर्म आप पूछना चाह रहे हो, ओके। सो आपने देखो कहाँ से कहाँ पर लगाया, 1 की काइनेटिक एनर्जी देखना है, 2 की काइनेटिक एनर्जी देखना है। जब आपने रिलीज किया, रेस्ट से रिलीज किया, जब ये एक्सट्रीम पर गया तो इसके नीचे नहीं जा सकता, तो ये पार्टिकल आकर के रिटर्न हो रहा है। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, जब पार्टिकल आकर के रिटर्न होता है तो उस मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, मोमेंटरली। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर, उसकी मोमेंटरली वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी रिलेटेड होते हैं, तो अगर वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। सो 1 पर वेलोसिटी 0 है तो 1 पर काइनेटिक एनर्जी 0, 2 पर वेलोसिटी 0 है, 2 पर काइनेटिक एनर्जी 0, 0 minus 0 is a 0, hence difference in kinetic energy is 0. Got to know? आपने लिखा, कैन आई रिपीट, व्हाई डू वी गेट इक्विलिब्रियम इन मिडल? सो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का 0। एफबीडी बनाओ, फोर्सेस दिखाओ, स्प्रिंग फोर्स विल बी अपसाइड, जो इस इलोंगेशन को यूज कर रहा होगा, और mg विल बी डाउन साइड। इन दोनों को बैलेंस करोगे तो x1 की वैल्यू आएगी mg by k, और यही x1 था, तो x1 की वैल्यू mg by k आया। अपने को नोन था कि टोटल कितना है, टोटल वॉज 2mg by k। सो ये जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा? 2mg by k minus mg by k, that is mg by k. Hence these two distances are equal. That means we can claim कि equilibrium exactly mid पे lie करता है. That's called SHM, simple harmonic motion, and that's going to be a very different or a separate chapter. तो उसको हम लोग बाद में as a separate chapter study करेंगे. Okay, you explained, so that's good. So take your time, digest the points. Concern आ रहा हो तो बोलें, अदरवाइज हम फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि दो सिचुएशन चूज करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन नीड। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन राइटिंग द वर्क डन प्रॉपर्ली, क्योंकि वो हम लोग लर्न कर चुके हैं, इज गोइंग टू बी द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद यू विल फाइंड कि सिंप्लीफाई करने से अननोन वैल्यू पता चल जाती है।
how do we know that mg is equal to fsp in middle? Because it says equilibrium. Equilibrium means net force has to be zero, and net force में यही दो फोर्स हैं, तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा. Yes, so equilibrium is going to be condition in which the forces are balanced. वहां से हमने elongation निकाला, फिर पता चला elongation ऊपर वाला नीचे वाला दोनों बराबर थे, इसलिए मिडल हो गया. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. और भी एग्जांपल, इस पे n नंबर ऑफ एग्जांपल मिलेंगे. n is going to be very big number, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. अभी हम लोग सिंपल एग्जांपल्स लग रहा है जस्ट टू एब्जॉर्ब कॉन्सेप्ट. लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलता है, ये अपने पास एक सरफेस था और आपने के पास एक ब्लॉक था, आपने ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दे दी है. लेट्स से ये m मास है जिसकी वैल्यू 2 kg है, और आपने उसको u वेलोसिटी दी है, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, न्यूमेरिकल बना दिया. ये फिक्स सरफेस है, सो सरफेस वोंट मूव, लेकिन इट्स रफ एज वेल, सो इट्स हैव अ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लेट्स से 0.1. और आपसे पूछता है फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो दोनों बराबर होंगे. फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक as shown in the figure. So basically एक ब्लॉक था आपके पास, आपने उसको किसी एक वेलोसिटी लेकर के छोड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये चलेगा, हमेशा तो चलता नहीं रहेगा, रुक जाएगा. कहाँ पर रुकेगा, कितना डिस्टेंस चल करके रुकेगा, ये अपने को पता करना है. सो आपको सॉल्व करना है. आप ऐसा मान सकते हो कि ये ए लोकेशन है, यहाँ कहीं बी लोकेशन पर आकर के ये रुक जाएगा. Why it will stop? You know the reason behind. Friction is going to act and it will kill the velocity. So अगर यहाँ पे स्टॉप हो गया, रेस्ट पर आ गया, so दो कंडीशंस आपको मिल गई. ये डिस्टेंस आपको पता करना है. ट्राई टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड. आप उसका आंसर दे सकते हो. इसको भी काइनेमेटिक्स से डील कर सकते हो. आप फ्रिक्शन लगाओगे, फ्रिक्शन की वजह से डी एक्सेलरेशन आएगा, डी एक्सेलरेशन के बाद काइनेमेटिक्स लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा. सो चेक बाय बोथ द मेथड्स, यू विल गेट द सेम आंसर. एंड समटाइम यू विल फाइंड कि कोई मेथड आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा, तो जो भी इजी पड़ेगा उसको आप लगा सकते हो. आई एम सॉल्विंग, यू कैन सॉल्व पैरेलली. सो वी आर गोइंग टू गो फॉर द वर्क एनर्जी मेथड, और ये अपने को लगाना है दो पॉइंट्स के बीच में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक. सो ए सिचुएशन से बी सिचुएशन तक जाता है. सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज. 50 मीटर एक आंसर आ रहा है. हाँ, सो अभी अपना फोकस है वर्क एनर्जी थ्योरम को एप्लीकेशन करना, उसकी प्रैक्टिस करना. आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो, काइनेमेटिक्स से भी. सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? सी, एक ग्रेविटी आएगा, एक नॉर्मल आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा. सो आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट ए. Now, how much the work done by gravity on horizontal displacement? You know, that's going to be 0. Work done by normal reaction, displacement is perpendicular, so it's going to be 0. Work done by friction is going to be kinetic friction, of course, and that work done, we know ki minus mu into normal reaction into distance. You remember this? This must be equal to final kinetic energy, rest per 0. Initial kinetic energy, half mu square. So अगर आपको ये समझता है, then we are close to the answer. Now अब देखोगे कि इसका माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए या डिस्टेंस चाहिए. So that distance is going to be equal to mu square divided by 2 times mu into normal reaction. फिर आप बेटी जब बनाया होगा तो आपको नॉर्मल रिएक्शन mg मिल गया होगा, तो ये बन जाएगा mu square divided by 2 times mu into mg. बेसिकली ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मास से इंडिपेंडेंट आ रहा है, मास कैंसिल आउट हो गया. So it's going to like u square divided by twice mu g.
आप अगर काइनेमेटिक्स दैट मींस फोर्स निकालो, एक्सेलरेशन निकालो और काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओ, आप देखोगे आपको एग्जैक्टली यही आंसर मिलेगा. सो ये भी मेथड वो भी मेथड दोनों अपने को सेम आइडिया देते हैं, आंसर देते हैं. u स्क्वायर कितना बोलना है, सो वी कैन पुट द नंबर्स. इज 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, mu is 0.1 एंड दैट गोस टू 10. सो ये 100 डिवाइड बाय 2 आ गया, दैट इज 50 मीटर एंड दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. So this is how we can handle the questions in which friction is acting. चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे टेंशन हो, कोई क्यों ना हो, अपने को क्या करना है, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. फर्स्ट टू डिसाइड कि किसको फाइनल किसको इनिशियल बोलना है एंड डिसाइड कि क्या सिस्टम चल रहा है एंड देन राइट इक्वेशन फॉर्मूलाज, सिंपलीफाई, यू विल गेट आंसर. कुछ आइडिया लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि यस वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम, दिस इज पावरफुल थ्योरम. अब इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कई तरह से बनाए जा सकते हैं. जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ बनाता, आपको देता और आपको उसको सॉल्व करना है. सो लेट्स से अपने को कुछ ऐसा बोला जाता है, ये हमारे पास सरफेस है और यहाँ पर स्प्रिंग लगाया हुआ है. लेट्स से okay, let me use this free hand. So that's a spring fixed and we got a block. थोड़ी सी कैलकुलेशंस बढ़ सकती हैं बट आइडिया विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम. लेट्स से इसको आपने कुछ वेलोसिटी दी हुई है, अगेन वैल्यू इसको रख देते हैं. लेट्स से 2 kg का था और इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी u से आपने थ्रो किया. लेट्स से u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड बना देते हैं और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है. ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू लेट्स से 100 न्यूटन पर मीटर है. आप इसको इस तरह से रिलीज करोगे तो क्या करेगा, ये जाएगा स्प्रिंग से मिलेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर वापस आ सकता है, फिर कुछ कहानी बना सकता है. सो और साथ में थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए एक ऐसा बोल देते हैं कि बीच में कुछ पोर्शन है, कुछ लेंथ है, उस लेंथ में फ्रिक्शन लगा हुआ है. सो इतना जो पोर्शन है रेडियस कलर का है, ये फ्रिक्शन वाला है और उसके बाद फिर स्प्रिंग स्टार्ट होती है. लेट्स से ये जो लेंथ है वो एस लेंथ है और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू. म्यू की वैल्यू 0.2 है. बाकी सारा कुछ स्मूथ है, केवल ये फ्रिक्शन है. सो रेस्ट इज स्मूथ. सो लेट मी पुट इट इन न्यूमेरिकल टर्म्स और क्वेश्चन को फ्रेम कंप्लीट करता कि इफ maximum compression in the spring is observed to be 10 centimeter. I need to check numbers whether they are proper. Yeah, they are. So is to be 10 centimeter. Then find distance as or length, basically distance word अगर अच्छा ना लगे तो length लिख सकते हैं. Then find length of rough surface. So, कितना सरफेस अपने को रफ करने की जरूरत होगी या रफ रहा होगा अगर ऐसी सिचुएशन आपको विटनेस होती है. मैं क्वेश्चन री एक्सप्लेन करता हूँ. ये लास्ट एग्जांपल है और आपको ट्राई करना है, सही से कॉन्सेप्ट लगाना, सही से कैलकुलेशन करना सो दैट आपका आंसर सही आ सके. सिचुएशन रिपीट करता, इसको आप यहाँ से रिलीज करते हो कहीं दूर से, सब स्मूथ था, इतना पोर्शन आपने रफ किया है, उसके बाद ये स्प्रिंग से मिलेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा. मैक्सिमम कितना कंप्रेस करता है वो अपने को पता चल गया है. उस मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद अगर उस मैक्सिमम कंप्रेशन को अचीव करना है तो कितना पोर्शन ऑफ द पाथ लेंथ
we need to make it rough so that it happens what as it says. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी अपने को नोन है. ट्राई कीजिए. अब आप देखोगे अगर इसको काइनेमेटिक्स से जाओगे तो आपको थोड़ा सा भारी लगने लगेगा, तो वर्क एनर्जी मेथड अपने के लिए काफी आसान आने वाला है. सो ट्राई एवरीवन. मैं आपको हेल्प के लिए सिचुएशंस डिसाइड कर देता हूं. तो एक आप इसको ए मान लीजिए, यहाँ से रिलीज करते हैं एंड एज्यूम कर लीजिए कि ये बी लोकेशन है जहां पर वो मैक्सिमम कंप्रेस करता है. सो ए और बी के बीच पे वर्क एनर्जी थ्योरम को इक्वेशन लिखना है, सारे फोर्सेस लिखने हैं, उनके वर्क डन्स और रिलेट करना है. अ बिट कैलकुलेशन ऑफ कोर्स. एक 25 मीटर रिस्पॉन्स आया है. आई एम गोइंग टू वेट कि बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करें और देन वी कैन वेरीफाई. I'm waiting so that everybody is trying. Everybody has to try right equation. अगर आप आंसर तक नहीं भी पहुंच पाते हो इट्स ओके, बट यू नीड टू मेक श्योर कि जितने भी स्टेप्स आप लिख रहे हो जो मैं लिखने वाला हूँ क्या उससे मैच करते हैं, लॉजिकली फिट हो रहे हैं. ओके, सो आपको स्पीड भी बढ़ानी है, ये भी पता चला. मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ. यू कैन रिलेट विद देम. सो कैसे पता चलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है या कुछ और लगाना है? आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि किसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, फ्रिक्शन से जा रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा है, अपने को डिस्टेंस निकालना है. तो कुछ काइनेमेटिक्स जैसा भी कर सकते हैं या फिर वर्क एनर्जी जैसा कर सकते हैं. काइनेमेटिक्स करोगे तो पहले यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा. यहाँ पर आपको इस लेंथ तक उसका डी एक्सेलरेशन देखना है, फिर यहाँ आने के बाद उसकी वेलोसिटी देखनी है, फिर उसके बाद इसको मीट करता हुआ दिखाना है. सो कई स्टेप पे आपको ब्रेक करना होगा. हम यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं. कैसे? लेट से बी तक ये जाता है और बी तक इसने मैक्सिमम कंप्रेस किया है. तो अगर इसने मैक्सिमम कंप्रेस किया इसका मतलब इसके आगे और कंप्रेस नहीं कर सकता है. उसके बाद फिर ये वापस लौटेगा. इसका मतलब बी पर रिटर्न कर रहा होगा. इसका मतलब बी पर उसकी वेलोसिटी 0 रही होगी. सो बी पर जब ब्लॉक पहुंचेगा तो मोमेंटरली रेस्ट पर पहुंचेगा, ये बोल सकते हैं. बिकॉज बी इज द एक्सट्रीम और एक्सट्रीम के आगे नहीं जाना है. दैट मीन्स वेलोसिटी हैज टू बी 0 एट दैट इंस्टेंट. हमेशा 0 रहे, नॉट नेसेसरी. उस मोमेंट पे 0 होगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन रहा होगा, फिर रिटर्न करेगा. सो बी रेस्ट हो गया, ए की वेलोसिटी आपको पता चल गई. गो फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम. सो विल से कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो अपने को लगानी है. दो लोकेशंस हमने पता करी है, ए और बी. यहाँ पर किस पर लगानी है? ब्लॉक पर. सो ब्लॉक इज अवर सिस्टम, फोकस इज ऑन द ब्लॉक. इट सेज कि वर्क डन बाय सभी फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय सभी फोर्सेस में कौन कौन से फोर्स हैं? आप कभी भी पूरा इस जर्नी में कौन कौन से फोर्स लग रहा है सभी का नाम लिखेंगे. सो वर्क डन, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, देखा. नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी आता है, स्प्रिंग भी आ रहा है. इन सब का वर्क डन अपने को चाहिए. और काइनेटिक एनर्जी अपने को लोकेशन 2 दैट इज बी पर पता करना है. काइनेटिक एनर्जी लोकेशन 1 दैट इज ए पर पता करना है. नाउ इस पूरे प्रोसेस में ए से बी जाने पे किसने कितना वर्क किया वो सारा अपने को एक एक करके पता करना होगा. बाद में आप लिखना इनको बंद कर सकते हो क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी 0 हो जाएगी. फॉर सेक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आई एम राइटिंग ऑल ऑफ देम. ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, ग्रेविटी वर्क नहीं करता है. नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल रिएक्शन जिस प्लेटफॉर्म है उसी के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्किंग भी 0 रहता है. फ्रिक्शन का वर्क डन तभी लगे होगा जब वो फ्रिक्शन वाले सरफेस पे चल रहा होगा.
So minus mu normal reaction into the distance or length up to which it covers the rough surface. So ये हो जाए, अभी थोड़ी देर पहले भी इसका यूज किया. And then work done by the spring force. So work done by the spring force, spring is going to be compressed, so it's going to push the block back, reverse direction में जाएगा. और वैसे भी हम जाते हैं रिलैक्स पोजीशन से जाता है तो वर्क डन कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है. So that's going to be minus half k x नॉट स्क्वायर या x स्क्वायर, जहां पर x नॉट मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो भी अपने को पता है. This must be equal to finally raised 0 initially half mu square. So if you have made this equation, that means you are able to write the formula. Have made this equation as well as their values, that means work done. और एक बार ये अपने को पता चला तो हम आगे इसके बारे में बात कर पाएंगे. Now how it can be simplified? It's obvious, सभी से माइनस गायब हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में. तो ये बनेगा अपने लिए म्यू, नॉर्मल रेडिएशन की वैल्यू mg रहेगी क्योंकि केवल वर्टिकल फोर्स mg है. डिस्टेंस s अपने को पता करना है, प्लस हाफ k अपने को पता है, x नॉट अपने को नोन है, इज इक्वल टू हाफ m इज नोन, u इज नोन, स्क्वायर कैन बी डन. इस रिलेशन में अपने को केवल एक ही अननोन मिल रहा है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट, लेंथ और डिस्टेंस, उसको पता करेंगे. आपने अगर यही किया है तो आपका जो भी आंसर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, अगर आपने कैलकुलेशन भी सही किया देन. तो यहाँ पे वैल्यूज में जल्दी से रखता है, ये 0.2 है. यहाँ पर मास का यूज आ रहा है तो मास इज 2 kg, जी की वैल्यू अपने को 10 लेनी है, एस अननोन चल रहा है, हाफ को हाफ रहने देते हैं, के 100 है, एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.1 है, स्क्वायर कर देंगे. एंड देन इज इक्वल टू हाफ, मास की वैल्यू 2 दी गई है, यू ज्यादा दे दिया था तो 20 है तो 20 के स्क्वायर कर देंगे. वेलोसिटी ज्यादा दी थी तो बेसिकली ये टर्म थोड़ा सा बड़ा है, ये टर्म थोड़ा सा छोटा है. इट्स ओके, इट हार्डली मैटर्स फॉर अस बिकॉज दीज आर द नंबर्स, वी कैन डील विद द नंबर. सो ये 2 into 2 दैट इज 4s हो जाएगा, इज इक्वल टू, इस नंबर के बारे में बात करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, तो दैट्स टू लार्ज, माइनस इस नंबर के बारे में बात करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा. सो 400 में 0.5 कम करना पड़ रहा है, ठीक है. और इसके बाद अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए था तो डिस्टेंस चाहिए था, तो डिस्टेंस जाएगा अपना 100 माइनस 0.5/4, और 0.5/4 करोगे तो 1 पॉइंट कितना जाएगा, ये 0.125, isn't it? So that's going to be like 100 minus 0.125. अब इसको कैसे हैंडल करते हो, that's your choice. 99.875. Am I right? You can check it. So some sort of this. आप 8 भी लिखोगे 99.8 चलेगा, और जैसा भी होगा उसके बारे में बात कर लेंगे. These many meters. So that means अगर आप ऐसा चाहते हो जैसा आपने बताया तो आपको क्या करने का, आपको 99.875 मीटर रफ बनाना पड़ेगा, तभी आपको ऐसा मिलेगा. पॉइंट इज कि हम सॉल्व कैसे कर पाते हैं. सो यू कैन सी कि दिस इज, ये स्टेप्स अभी आपको थोड़े से भारी लग रहे होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप पाओगे ये बहुत आसान मेथड गिरता है. वर्क डन अगर अपने को पता है जल्दी से हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं. आप चाहो तो घर पे इसको ट्राई कीजिए यूजिंग द फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स. Still you can get the same answer, but it can take a lot more steps. Okay, so that's all for this work energy theorem for the day. और इसको हम लोग फ्यूचर में हमेशा यूज करते रहेंगे जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट क्लास में इसका जो सब छोटा पार्ट है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उसके बारे में बात करेंगे, फिर पावर के बारे में बात करेंगे, फिर ये चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा. If you have any quick query, then you can ask. Otherwise, we are done for the day. Fine. So that's all. Thank you guys. Have a good time.